सबको नमस्ते। 2024 विकसित भारत की ओर इस परिचर्चा श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी उपस्थित जनों का हार्दिक अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, पिछले 9.5 वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में अनगिन नीतियों और योजनाओं के आधार पर जो विकास हुआ है, जो सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, उसका सूक्ष्म आकलन, निष्पक्ष आकलन ही इस कार्यक्रम का, इस परिचर्चा श्रृंखला का मूल उद्देश्य है। चाहे वह वैश्विक धरातल पर भारत का प्रभाव हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, टूरिज्म हो, स्किल डेवलपमेंट हो, इन सारे विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा इस प्लेटफॉर्म पर गंभीर परिचर्चा की जाती है। अंत में प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। एक बार पुनः आज हम लोग आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, इम्पैक्ट ऑन पीजेंट्री, कृषि सुधार, किसान पर उनका प्रभाव और परिणाम। दोस्तों, जब भी हम लोग किसान और खेती की बात करते हैं, हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति की छवि उपस्थित होती है जो अन्नदाता है, जिसके अस्तित्व के बिना मानव अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए, लेकिन उसकी अपनी आर्थिक स्थिति हमेशा ही हम शोचनीय पाते हैं। दिन भर मेहनत और काम करने के बावजूद दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ाई जाने वाली कविता, हम लोगों ने भी, मैंने भी वो कविता पढ़ी है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, वो आज भी प्रासंगिक लगती है कि नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान, गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवा समान, तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। दिन भर मेहनत के बावजूद उसकी स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा गया है। लेकिन पिछले 9.5 वर्षों में कृषि से संबंधित किसानों के लिए ऐसी नीतियां बनाई गई, उन योजनाओं को लागू किया गया जिसकी वजह से उनकी स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन और सुधार दिखाई दे रहा है। आज इसकी परिचर्चा के लिए हमारे बीच विषय विशेषज्ञ हैं श्री एच.एल. लाल जी, डॉक्टर इल्लूमलाई कन्नन जी और दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधार्थी कुलदीप, जो किसानी जीवन से गहरे से जुड़े हुए हैं। मैं रिसर्च स्कॉलर अंकेश भाटी से अनुरोध करती हूं कि आज के हमारे पहले स्पीकर डॉक्टर एच.एल. लाल जी से सबका परिचय कराते हुए परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। Good afternoon. Our first speaker is Dr. S. Hemchandra Lal. Sir is Assistant Professor and Junior Scientist at Birsa Agriculture University. Sir holds BSc and MSc degree in Agriculture and did his PhD in 2003. His major field of specialization is plant pathology and minor field of specialization in entomology. Sir has 50 plus research publications and paper on his name and many chapters in renowned books. In 2013, he wrote a book named Objective Plant Pathology. And when we are talking about the membership of life membership, he have many societies life membership of Pathological Society New Delhi, life membership of the Indian Society of Mycology and Journal of Research at BIU Ranchi, and life membership of Indian Society of Pulses Research and Development, IIPR Kanpur.
Sir is an active investigator in externally funded project entitled Information Technology, Meditate Agriculture Extension in Jharkhand. He is a regular talk in the radio and TV on the diagnosis of pulses, oilseed, cereals, and vegetable disease and their management. And he provided advisory services to the farmers of the state regularly since July 2004. And he actively organized the farmer fair Kisan Mela at BIU, and he imparted the training to farmers and farm ladies on detection and management of various diseases and insect pest and crops in different district of Jharkhand 2018 to 19, covering almost 70 district. And when we are talking about all his achievement, he is a great educator too. He received best teacher award in 2012 and 30 on the foundation day of Birsa Agriculture University. We welcome you, sir. Most welcome. धन्यवाद अंकेश जी, ये आपने मेरा परिचय दिया। वर्चुअल मोड में आज विकसित भारत की ओर कार्यक्रम की तीसरी कड़ी में कृषि सुधार, किसानों पर उनका प्रभाव और परिणाम विषय के आयोजक मंडल को मुझे इस कार्यक्रम में समय देने के लिए तथा अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। आप सभी को आज किसान दिवस की शुभकामनाएं भी देता हूं। आप सब जानते हैं कि प्राचीन काल में कृषि कार्य को उत्तम श्रेणी में रखा गया था। समय के साथ साथ अनेकानेक परिवर्तन हुए। पराधीन भारत में कृषि की दशा बहुत ही दयनीय रही। जो कृषक धरती का सीना चीरकर धन उपजाते हैं, अन्न उपजाते हैं, जो धरती सोना उगलती है उनके परिश्रम से, उन्हें ही भूखा सोना पड़ता था पराधीन भारत में। जब स्वाधीनता मिली तब भी हम लोग अन्न संकट से, खाद्यान्न संकट से जूझ रहे थे। और इसी कड़ी में जब हरित क्रांति हुई तो हम लोग खाद्यान्न की ओर आत्मनिर्भर हो पाए। लेकिन 2000 के आसपास ही हम अपने खाद्यान्न को, जो हमारा फूड रिजर्व स्टॉक है, उससे आगे बढ़ते हुए उसका निर्यात में भी हम लोगों ने कदम रखा। 2007 की अगर बात करें तो उस समय राष्ट्रीय किसान नीति बनाई गई थी और इस नीति के तहत अन्य बातों के साथ साथ किए गए उपबंधों में भूमि, जल, पशुपालन, मत्स्य पालन और जैव संसाधनों में परिसंपत्तिगत सुधार, समर्थन सेवाएं और आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग जैसे आदानों, कृषि जैव सुरक्षा प्रणालियों, उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों और रोग मुक्त रोपण सामग्री की आपूर्ति, मृदा उर्वरकता और उसके स्वास्थ्य में सुधार, समेकित कीट प्रबंधन प्रणालियां, पोषक तत्व, स्वास्थ्य और संबंधित प्रशिक्षण के अंतर्गत महिलाओं के लिए समर्थन सेवा, उचित ब्याज दरों पर संस्थागत ऋणों की सामयिक, पर्याप्त और सुलभ उपलब्धता, इन सभी बातों पर इस किसान नीति में चर्चा की गई थी। समय के साथ साथ जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी दूरदर्शिता की चर्चा अगर करें तो उन्होंने आते ही समाज के साथ साथ किसान कल्याण के लिए अनेक सारी नीतियां बनाई जिससे कि इनके जीवन में सुधार हो सके। जो किसान सबों को अन्न उपजाकर खाना खिलाते हैं वो भूखे न रहें। और इसी क्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की 2016 में और इसमें जितने क्रॉप थे सभी क्रॉप को उस क्षेत्र में रखा गया और इसमें किसान जो हैं उस फसल में इंश्योरेंस दे करके अगर कोई डिजास्टर होता है जो कि आपको क्लाइमेटिक डिजास्टर्स है तो किसान को उससे पूरी फायदा मिले, इसकी व्यवस्था की गई। इस क्रम में कहेंगे तो एक आंकड़ा है कि 11.73 करोड़ से अधिक किसान आवेदकों के दावे जो हैं वो प्राप्त हुए थे और किसानों द्वारा प्रीमियम के रूप में करीब 25,185 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जिसके लिए उन्हें
1,24,223 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है अब तक। दूसरी बात अगर करते हैं तो एक है किसान, पीएम किसान। पीएम किसान जो है वो किसान सम्मान निधि, जो कि 2019 में शुरुआत जिसकी की गई, जिसका प्रारंभ हुआ, इसके तहत था कि किसानों को सुरक्षा प्रदान करना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात अगर करते हैं तो हर एक किसान को साल के में 3 बार 2-2 हजार करके 6,000 रुपया इन्होंने उनके खाते में दिया, जिससे कि किसान समय समय पर जो है हर एक मौसम में उस पैसे का उपयोग करके खाद, बीज और सिंचाई को सुनिश्चित कर अपने खेत को में अनाज पैदा कर सकें और उन्हें किसी तरह की परेशानियों और मिडिल मैन के प्रभाव से नहीं गुजरना पड़े। तो ये, और इससे किसानों में फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ उनमें जो है मोरल बूस्टिंग का काम भी उन्होंने किया। उसके अलावा अगर कहा जाए तो एक 2015 में इन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चलाया था। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम ऐसे, जो हम लोग मिट्टी में जो उर्वरक देते हैं तो एक अमूमन है कि ब्लैंकेट एप्लीकेशन देते हैं। तो अगर हमारे पास हमारी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व कम है, कौन से पोषक तत्व की अधिकता है, किस पोषक तत्व को कितनी मात्रा में डालना चाहिए, अगर हमारे किसान के हर एक खेत का के बारे में ये सब जानकारी सुलभ हो, तो ये बहुत कांक्षी योजना थी। और इसमें हर एक किसान के हर एक खेत के लिए उसका सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किया गया, जिससे क्या हो गया कि अनियंत्रित जो हम लोग खाद का प्रयोग करते थे उसमें कमी आई, और हम लोग नीड बेस्ड खाद को ही खेत में डाल करके एक तो अपने जो लागत है उसको कम कर पाए, और दूसरा पूरा का पूरा उस संसाधन का उपयोग कर हम अपने उपज को बढ़ा ले पाए। तो इससे किसान को फायदा हुआ और मिट्टी के गुणवत्ता में ह्रास नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री जी का ये सोच कि हमको आगे खेत को जैविक कृषि की ओर भी ले जाना है, तो खेत को उतना हम लोग प्रदूषित न करें, वातावरण को प्रदूषित न करें, इसके लिए जो है सो जो हम अगली पीढ़ी को भी अच्छी मिट्टी दे पाए कि वो भी अनाज उत्पन्न कर पाए, इस दिशा में एक बेहतर कदम था ये। और इसी क्रम में किसानों की समस्या ऐसे देखी जाए तो बहुत सारे हैं। तो एक स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से था कि किसानों की, पहले हम लोग किसान के लिए चर्चा ये करते थे कि किसान के पास जो है वो भूखे न रहे। अब चर्चा हम लोग करते हैं कि किसान जो हैं उनकी आय दोगुनी हो, तिगुनी हो। तो किसान की आय, डबलिंग फार्मर्स इनकम जो हो, उसके लिए क्या क्या मूल बिंदु थे कि फसल उत्पादकता में सुधार किया जाए, पशुधन की उत्पादकता में सुधार किया जाए, संसाधन जो है उसके संसाधन के में भी सुधार की आवश्यकता है। उसके बाद उत्पादन में जो लागत है उस लागत की कमी को भी, लागत में कमी किया जाए और उत्पादन को बढ़ाया जाए। उसके बाद फसल सघनता, जिसको कि हम लोग क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं, उसको बढ़ाया जाए और उचित मूल्य वाली खेती कर किसान को विविधीकरण की ओर ले जाया जाए और किसानों को उनकी उपज का जो लाभकारी मूल्य है वो भी मिले। इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारी जो किसान की जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ होगी और उसी के तहत जो है उच्च उत्पादकता प्राप्त कर कृषि के समस्त उप क्षेत्रों में कुल उत्पादन को बढ़ावा देना होगा, उत्पादन लागत को युक्ति संगत बनाना होगा तथा
कृषि उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना होगा और प्रभावकारी जोखिम प्रबंधन जो है, जो रिस्क मैनेजमेंट है, उसको भी हमको देखना होगा। और जो भी तकनीक है, जो भी प्रौद्योगिकी है, उसका टिकाऊपन बना रहे, सस्टेनेबल हो, इसके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। तो जहां तक समर्थन मूल्य की बात है, तो अगर 2013-14 की बात करें तो उस समय गेहूं का समर्थन मूल्य 1310 रुपये थे, जबकि ये बढ़ करके 22-23 में 2040 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। अगर धान के समर्थन मूल्य की बात करते हैं तो 2013-14 में जो कि 1400 रुपये प्रति क्विंटल थे, वो बढ़ करके 22-23 में 2022-23 में 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। तो इस तरह से मोदी सरकार ने सोचा कि किसानों की आय को और इनको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इससे कैसे किसानों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि जो हमारी जो उर्वरक का उपयोग जो है प्रति हेक्टेयर, वो विकसित देशों से कहीं कम है। और कुछ कुछ राज्य जैसे ऐसे हैं, जैसे पूर्वोत्तर राज्य हुए, वहां तो उर्वरक का उपयोग बहुत ही कम होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये स्टेट जो है वो उसको हम लोग ऑर्गेनिक स्टेट मान सकते हैं। तो हमारे किसानों को परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती की शुरुआत 2015-16 में माननीय प्रधानमंत्री के ही पहले काल में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें 32,384 क्लस्टर जो है वो गठित किए गए थे एवं 6,53,000 हेक्टेयर क्षेत्र को इसमें कवर किया गया था। और इसमें 16.19 लाख किसान लाभान्वित हुए थे। इसी में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 12,362 हेक्टेयर में क्षेत्र को कवर किया गया, जो कि गंगा के दोनों किनारे पे ये जैविक खेती को बढ़ावा दे करके इसको जो है सो इसको सुनिश्चित किया गया, जिससे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इधर पश्चिम बंगाल, इसके जो क्षेत्र हैं वो लाभान्वित हुए। सरकार द्वारा भारतीय सांस्कृतिक कृषि प्रणाली योजना के माध्यम से सतत प्राकृतिक प्रणालियों का, जिसको नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, को भी बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक श्रृंखला विकास मिशन द्वारा में शुरू किया गया, जिसमें कि 379 FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि किसान उत्पादक संघ जो है, जो कि 2020 में प्रधानमंत्री जी द्वारा ये शुरुआत किया गया। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें अब पहले हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करते हैं, अब सेकेंडरी एग्रीकल्चर की ओर ध्यान दे रहे हैं। इसमें क्या है कि प्रोसेसिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और जो हमारा जो सीजन में जो फसल बहुत ज़्यादा होता है, उसको प्रोसेसिंग करके कैसे प्रिजर्व करके उसका वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन करें, इस पर चर्चा है। किसान को के संगठन को एक कंपनी का दर्जा दिया गया है और इसमें भारत सरकार की भी सहभागिता है। अगर एक संगठन 300 किसान को जोड़ता है, जो कि जिसमें कि उसी के अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी होंगे, और अगर एक किसान 2,000 रुपया दे करके करता है, तो भारत सरकार भी उसमें शुरुआती उनको बाजार में आने के लिए 6 लाख रुपया देती है। उसके बाद भी 3 साल तक इस योजना को सपोर्ट करती है। तो इस तहत जो है सो बहुत किसान समृद्ध हुए हैं। बहुत सारे FPO अभी हैं जो कि बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। तो वही चर्चा किया गया था कि 379 FPO का गठन पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया गया, जिसमें कि 1,89,039 किसान शामिल हैं और 1,72,966 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। तो इसके अलावा सिंचाई एक बहुत बड़ी समस्या है
और सिंचाई जो समस्या है, अगर सिंचाई को हम लोग जो भी पानी हमारे पास उपलब्ध है उस पानी को अगर हम लोग नियोजित ढंग से उसका उपयोग करें तो वो 1 से 2 फसल हम लोग जो अभी क्रॉप सघनता की बात कर रहे थे उसके लिए बहुत कारगर होता है। तो इस क्षेत्र में भी सरकार ने अच्छा काम किया है और वो पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना जो है 2015-16 में इसका प्रारंभ हुआ था। और इसमें माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी जिसमें कि ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, इसके माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करना है। और 2015-16 में 65.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया था। नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ की आरंभिक निधि से सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है, जो कि 2021-22 में योजना की राशि बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर दिया गया था। इससे 17.9 लाख हेक्टेयर के लिए 4,710.9 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूर भी 21-22 में कर दिया गया है। अब फसल में देखते हैं कि हमारे जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी फसल में परागण को सुनिश्चित करते हैं। इससे हमारे फसल में 10 से 15% जो फसल के उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो परागण के माध्यम से फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के हेतु और किसानों के आय स्रोत में शहद उत्पादन की भूमिका को भी देखते हुए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन प्रारंभ हुआ। 2020-21 से 2022-23 तक 500 करोड़ की निधि इसमें आवंटित है। अब कृषि यांत्रिकरण, जो कृषि के क्षेत्र में देखा गया है कि अधिकतर महिला जो है कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं और इसमें श्रम बहुत कठोर श्रम लगता है। तो इस कठोर श्रम से उन्हें बचाया जाए और कृषि को यांत्रिकरण की ओर जोड़ा जाए, इसके लिए ही बहुत अच्छे प्रयास किए गए हैं। 2015 से 14-15 से 2020-21 तक फार्म मैकेनाइजेशन के लिए लगभग 5,500 करोड़ रुपए आवंटित थे और सब्सिडी के आधार पर किसानों के लिए 13,88,314 मशीन एवं उपकरण प्रदान किए गए हैं। किसानों को कृषि यंत्र एवं उपकरण किराए पर उपलब्ध कराने के लिए 18,824 कस्टम हायरिंग केंद्र, 403 हाईटेक केंद्र एवं 16,791 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं, जिससे इसको हायर करके किसान जो है वो अपने खेतों में इसको उपयोग करके सही अर्थ में अब लाभ उठा सकते हैं। अगर देखा जाए तो 2022-23 में अनुदान पर जो है 65,302 मशीनों का वितरण किया गया था। 2804 जो है CHC में 12 हाईटेक सेंटर बनाए गए थे और 1260 ग्राम स्तरीय फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए अब तक 504 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई। हम चर्चा कर रहे थे सॉइल हेल्थ स्टेटस की। तो सॉइल हेल्थ कार्ड जो है 2015 से 17 के बीच में 10.74 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए गए थे, जो 17 से 19 के बीच में 11.97 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए गए और 2019-20 में आदर्श ग्राम में 19.64 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए गए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर किसान जो उपजाते हैं उनको अगर सही मूल्य नहीं मिले तो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, उन्हें उसका वाजिब मूल्य मिलना चाहिए। तो सरकार ने इसके लिए ई-नाम प्लेटफॉर्म का विस्तार किया, जिसको कि राष्ट्रीय कृषि मंडी विस्तार प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है और ये 22 राज्यों में और 3 केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं वहाँ के 1260 मंडियों को ई नाम से जोड़ा गया और 2022 तक इस पोर्टल पर 1.74 करोड़ से अधिक किसानों और 2.36 लाख व्यापारियों को पंजीकृत किया गया था।
इसी अवधि तक ई नाम प्लेटफॉर्म से 2.22 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वाली कुल 6.5 करोड़ मैट्रिक टन मात्रा का सामूहिक व्यापार भी किया गया है। तो ये सब प्रयास जो हैं सरकार के स्तर से इन 10 वर्षों में बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन अभी आगे भी चलना है। इस प्रयास को जारी रखना है और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ये सरकार इसी तरह किसानों के हित में जो 24x7 काम करती है, इसी तरह काम करती रहे और नई नई योजनाओं से किसानों की सुख और समृद्धि को किसानों के बीच में आए। इसी कामना के साथ इस परिचर्चा में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद हेमचंद लाल जी। आपने बहुत विस्तार से उन योजनाओं की चर्चा की जिससे किसान और कृषि लाभान्वित हो रही है। इनमें से कई योजनाओं के बारे में हम लोगों को भी नहीं मालूम था और इतना ज्यादा काम हुआ है इस सरकार के दौरान। आपने सबकी चर्चा की, आपको कोटि धन्यवाद। एक विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात मैं यहाँ करना चाहती हूँ। आप सभी लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा से परिचित होंगे। 30 नवंबर से प्रारंभ होने वाली यह यात्रा 26 जनवरी तक चलने वाली है और इसमें भारत के प्रत्येक नागरिक से आह्वान किया गया है कि वो सभी लोग अपने अपने तय विकसित भारत के एम्बेसडर बने। एम्बेसडर का मतलब है कि विकसित भारत के एम्बेसडर से तात्पर्य है कि आप सभी लोग भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, इसमें अपना अमूल्य सहयोग दें। नमो ऐप पर विकसित भारत एम्बेसडर का एक मॉड्यूल है जिसे आप लोग डाउनलोड करके विकसित भारत एम्बेसडर बन सकते हैं। मासिक और साप्ताहिक स्तर पर पुरस्कारों की भी योजना की गई है चुनिंदा विकसित भारत के एम्बेसडरों के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कुछ विकसित भारत के एम्बेसडरों से मुलाकात करेंगे। हम सब भारत के लोग 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित हैं और अपने अपने तरह से जो भी योगदान दे सकते हैं हम लोग उसे हमें अवश्य आगे बढ़कर उस योगदान को देना है। आप सभी लोग इससे विकसित भारत संकल्प यात्रा से परिचित हैं। बहुत सारे लोग, टीचर्स, रिसर्च स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं। प्रोमिनेंट नाम है कुछ, उमेश कुमार सिंह जी हैं, शिवानी झा हैं, डॉक्टर बबली हैं, डॉक्टर गीतांजलि हैं, कौशल पांडे जी हैं, सफी अयूब हैं, आरसी नरौला जी हैं, अविनाश मिश्रा जी हैं। काफी नाम मैं देख पा रही हूँ रिसर्च स्कॉलर्स का। आप सबों का हृदय से आभार, क्योंकि आपके जोड़ने, सुनने और अपनी जिज्ञासाओं को रखने से ही उस पर बातचीत करने से ही ये कार्यक्रम सफल हो पाता है। और जो भी काम सरकार द्वारा पिछले 9.5 वर्षों में किया गया है उसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों को हो, वह यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए। नाउ आई रिक्वेस्ट अंकेश भाटी टू इंट्रोड्यूस आवर एस्टीम्ड स्पीकर डॉक्टर इल्लुमलाई कन्नन जी। Dr. Illumalai Kannan has PhD degree in economics from Jawaharlal Nehru University, JNU, New Delhi. His areas of research interest including agricultural market and trade, agricultural growth and economic development, natural resource management, and institutions of agriculture. He has worked at various reputed institutions such as National Center for Agricultural Economics and Policy Research, New Delhi, International Maize and Wheat Improvement Center, New Delhi, National Council for Applied Economic Research, Madras, and School of Economics, Chennai, and Institution of Social and Economic Change, Bangalore. Presently, he is working as professor at the Center for the Study of Regional Development, CSRD, Jawaharlal Nehru University. Dr. Illumalai served as the consultant to various international organizations such as World Bank, IFPRI, and FAO.
He was a visiting scholar at University of Swaswan, Canada, and Central University of Odisha, Koraput. During recent years, he has undertaken important research studies on agricultural growth, diagnostics, agricultural transformation, and institutional reforms in productivity of important crops in India, agrarian change, and farm sector distress. Agricultural market reforms impact full evolution of agricultural development programs and international trade in agricultural product. And when we are talking about the agricultural reforms, we welcome you, sir, in our program. Thank you very much. I would like to express my sincere thanks to Professor Poonam Kumari for inviting me to part of this important event and share my thoughts on agriculture reforms in India. So I'm thankful to her again. I have a few slides. Let me share the slides and then begin my presentation. Okay, so today we are discussing agriculture reforms and their impact on farm peasantry, farmers or the peasantry as a whole. I would like to just begin with, first I should acknowledge Dr. Hemachandra Lal for providing overview of different programs being run by the government of India and which will have a significant impact on farmers' welfare and other sections of the farming community as a whole. Nevertheless, I'm going to give you an overview, but in a different perspectives. Traditionally, India's agriculture policy has been shaped by two important objectives, namely food security and price stabilizations. Now, if you look at all the policy directions that not only now the present government, even the past, have always kept these two important objectives while taking important policy decisions. The government uses the combination of various domestic and trade policy reforms to achieve these objectives, namely food security, achieving food security and price stabilizations. At the domestic level, government incentivizes the farmers through various price policy instruments. Recently, the income support measures, which is a significant move to improve the welfare of the farmers. And the government also undertakes procurement, stocks, and release the food grains in order to control the prices in the market, and also to make sure that the food grains reaches poor at a subsidized rates through the public distribution system. At the external front as well, government takes various initiatives, policy initiatives, such as exports restrictions, imposing minimum export prices, higher tariffs on the goods imported from outside the country, and also at times imposes ban on futures trading with a view to maintain the prices at a level in the domestic market. You can recollect that government had initially imposed export restrictions on wheat, recently imposed minimum export prices on non-basmati rice, and later prohibited the overall export of rice from India to the rest of the world with a view to control the prices in the domestic markets. I think which is a very significant move to keep the prices at lower level, right? There are various initiatives. I'm thankful to Dr. Lal providing a comprehensive view of all the schemes that the government of India in the recent times has introduced and implementing successfully. Though not exhaustive, I'm sharing a few initiatives here, such as National Food Security Missions and Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, which he has discussed in great detail, and more importantly, PM Kisan. As I just mentioned, traditionally, the price policy as an important instrument used to incentivize the farmers and also to provide the food grains to the consumers at their subsidized rates. But this significant move, PM Kisan, as the income transfers, direct income transfers to the farmers, it's really welcome. So far, only developed countries have undertaken what is called as a direct payment to the farmers in their countries. But the government of India's initiatives to provide rupees 6,000 per farm households, it's really a significant move to improve their operational, the expenditures
and then investment in the overall farming activities. Now, another important initiative is the ENAM, the Electronic National Agricultural Markets, with a view to unify all the markets in the country in order to achieve what is in economics called as law of one price, which will benefit not only the farmers but also the consumers as a whole. Soil health card, and he has given very good statistics on soil health card, and also the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. And the farmers producer organizations has really made a significant stride in order to bring the marginal and small farmers together to market their products collectively, improve their bargaining power in the markets, otherwise they are generally discriminated, to achieve a better price. And there are many other initiatives on the allied sectors, such as livestock and fisheries. I just mentioned only two here, such as Rashtriya Gokul missions, and then Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, in focused in increasing this production and in the country, both inland and the other types of fisheries in the country. Now, if you want to discuss each of these policy initiatives on the farm sector as a whole, it requires a great deal of data, and then sees how it has percolated to the community as a whole. So what I'm going to do now, assuming that all these initiatives, as just Dr. Lal has mentioned, working very well on the field, I'm going to see the output indicators or the outcome indicators, and how the outcome indicators, some of the outcome indicators, have performed or behaved in the recent time, assuming that these programs have significant impact on the overall growth and development and so on. Therefore, what I'm going to do the next few minutes is to provide only some reflections of these initiatives, though it's incomplete, to look at the how the farmers' welfare and the consumers' welfare has increased over time, at least in the recent times. Now, if you look at the annual growth in agriculture and allied activities, and in relation to the overall economy, the growth in India's, the agriculture sector has always been volatile. It is for the reason that the agriculture depends on the performance of the monsoons, because our agriculture depends on the monsoon rains. But what is interesting to look at this, the growth pattern, is that since 2014-15, the agriculture has registered a robust growth and never reached negative territory as compared to the past years. So the growth has always been, positive over time. Although the overall economy registered negative growth during the times of corona outbreak, but agriculture really worked very well, and then which helped to ensure adequate supply of food to the needy populations. And so therefore, it is quite really interesting to see that the agriculture growth, although volatile in the recent times, but never reached negative territory, as you can see in the previous years. Now, if you summarize this growth, the trends in different time periods, say before 2014 and after 2014 till the recent times, just look at the last row. The average annual growth in agriculture and allied activities was close to 4%, 3.7, close to 4%. So agriculture in India registering average annual growth of 4%, it's really commendable. And thanks again to the various concerted efforts and programs to improve the growth in the sector. Now, which sectors are within the agriculture sector driving this overall growth of say 3.7% are the livestock and fishery sector. So fisheries had grown about 8.6% on average,
in the recent times, 8 years or so, and also the livestock. So these two sectors drive the overall agricultural growth, right? Now, so what I'm going to do again the next few minutes, if this is the growth and how this growth has affected or helped improve the farmers' welfare or the producers' welfare, and also the consumer welfare. So we need, because this has always been a dilemma with respect to the policy making in India's agriculture sector, that how do we balance the welfare of both the producers and the consumers? Like a higher price for the producers will be bad for the consumers, and vice versa. And therefore, how do we balance this dilemma is something very significant. The decision that the governments often make to keep the interest in tandem. Now, if you look at the producers' welfare point of view, and this data comes from the National Statistical Office, which conducts decadal surveys on situation assessment of farmers. The nominal income, the average nominal income of agricultural household per month has almost increased by 5 times between 2002-03 and 18-19. Even if you adjust this income for the inflations, between these 2 time periods, 2-3 and 18-19, the real income has almost increased by 1.7 times. That's from 4,000 rupees per month in 2002-03 to 6,810 rupees in 2018-10. So there is an improvement at the aggregate level of the farmers' income, and no doubt this is what the hard statistics that you get from the government, the offices, right? So there is an improvement in farmers' income, at least at aggregate level. Now, if you look at then, therefore, let us spend a few minutes explaining the drivers of the growth, or what has led to increase in the farmers' income, and how did this policy initiatives in a way to help to augment this income. So one such indicators we can look at is the capital expenditure in agriculture at 2011-12 prices. That's the real prices. As you can see, the capital expenditure has increased significantly over time and showing upward trend. Again, it's quite interesting to look at that there is a break in the series in 2014-15, which means there is a greater degree of acceleration in capital expenditure in the recent years, although there is a slump in 2020-21, but it's taking up. Therefore, the capital expenditure in agriculture, so like renovation of irrigation canals and building reservoirs and repair and maintenance, all that falls under capital expenditure. It's a very good sign. It's a very good sign that the capital expenditure in agriculture has increased, and this increase has been much faster in the recent times. Now, another important indicator we can look at is the trend in the aggregate trend in output, input, and the total factor productivity measure. So total factor productivity is a ratio of output index to the input index. Again, you can see very clearly that there is a break in the series in 2014-15, that the output has increased, the trend in output has risen much faster than the trend in input, which has led to increase in the total factor productivity. Now, what does it imply? It implies that growth in output is a major source of the productivity growth rather than the growth in the input. So the input intensification is much lower, and this is a good trend, while the output augmentation, output growth has been a major driver of
overall productivity, which means the difference in the output, the input is the total factor productivity, and therefore, which means the rise in output is not due to rise in input, implying that there is a technological improvements, there is an improvement in management practices. This led to rise in the overall input, overall output, while keeping the input intensifications at lower level. So this is again something very interesting, and to look at the future. If this trend continues, that output grows much faster than the input, and if this trend continues, the overall the growth momentum will remain at a higher level. That's what we have seen at 3.7%, and therefore this is something quite interesting. I hope that this trend in total factor productivity continues to rise, which is largely led by growth in the output. Now there are also significant the efforts made to increase the support mechanisms to the farmers, and these support mechanisms are we can see through the minimum support price, in terms of adjusting the inflation. So we look at the real minimum support price, and I have just taken a few crops, and rice and wheat, of course, are the important staples on which the government procures effectively to meet the food security concerns of poor. Now, it's again quite interesting to look at the real minimum support price. So people may say, I mean, there are scholars who argue that real nominal, the real prices are falling while nominal price is increasing. But it's really interesting. It's not just only the nominal MSP, but it's the real MSP of the important crops has increased. It's indicating that there is a price support system, works for the farmers, and the government is also proactive to make sure that the farmers receive this minimum support price. Right? We have a couple of points I'll just share a bit later on this. And related to this, there is always a concern that our food grains economy is largely influenced by the paddy, which means it's a paddy and wheat, which drives the overall, the food grains economy. But this particular view has also been defined in the recent times. When you keep the rice price as the numeraire, and you compare all other prices, and the recent times you see that the pulses and oil seeds and also the millets, the minimum support price of these crops have actually increased over the rice minimum support price. This is in a way to wean away the farmers towards the crop diversifications, or encourage the farmers to move from growing only a certain crops like rice and wheat towards other crops such as pulses and millets and so on. And again, I would really feel that is an appreciable move in terms of the motivating the farmers to move away from certain crops, particularly rice and wheat, towards the millets, oil seeds, and pulses. So these prices, in fact, again, I did some research work in the past to see whether the minimum support price has any effect on the area allocation by the farmers. It does have some effect, and therefore it's a significant move, right? So this is what, in brief, again, these are some thoughts, it's not complete, that there is growth in agriculture sector, which is highly significant at 3.7%, and help to improve the farmers' income. And when you look at the drivers, there is increase in the capital expenditure, there is an increase in the minimum support prices over time, and there is improvement in the overall productivity, which is captured through the total factor productivity index. So there are some positive changes happening in agriculture sector, and these changes are much more prominent in the recent years, and hopeful that this trend continue to prevail in future as well. Now, to taking it to the discussion further, whether this growth not only benefited the producers
but also the consumers at the other end. That is where we can link the minimum support price with the procurement of food grains by the government. And procurement operations help not only the farmers to get the minimum support price, but also help the poor consumers to get the subsidized food grains through the public distribution system. Now, if you look at the procurement operations in the recent times, is highly diversified. You look at the initial the period of like 2000, mid 2000s, the procurement operations were largely concentrated in northwestern part of India and some belts in south like Andhra and Tamil Nadu. But in the recent time, there is a decentralized procurement, and this procurement has taken in a much more big way, including in Madhya Pradesh, Odisha, and other states. And therefore, the procurement operations is geographically now widespread as compared to what happened a decade ago. Now, if you look at the procurement, the percentage of procurement out of the marketed surplus, over 55% of the products, the rice that comes to the market is procured by the government. And so as with the wheat, roughly about 47, which means about 50% of rice and wheat that the farmers bring for the sale in the market is procured by the government and stored and released to the consumers for their, the welfare. So in a way, so this procurement operation, as I just mentioned, helps both the producers as well as the consumers. Now, very interestingly, if you look at not just a procurement, there was a great debate, the late 90s and early 2000s, that our granaries are overflowing, but the people are suffering out of starvations, and therefore the grain should be distributed free of cost. But nothing happened after that. But however, if you look at the recent decade, it's quite encouraging to look at the proportion of the offtake of grains to the states and offtake to the allocations, which means how much is lifted out of the total allocations made to the central governments, so made to the state governments out of the central pool. Now, it's quite useful to look at this graph for both the rice and wheat. The proportion of the grains lifted by the states from the central pool has reached close to 100%. Now, it's really a very good move, which means it's not that those decades where the granaries were overflowing, eaten by the rats, while people are suffering due to lack of food. But I think this has changed in the recent times, that as you can see, the offtake to allocation is almost 100%. Right. Now, there is also another important move that the government makes in order to control the prices in the domestic market. And that is through what is called as open market sale operations. In the recent times, I am sure that you might have read in newspapers that the Food Corporation of India has started auctioning rice, or has allowed tender to the private traders to participate to purchase the good quality grains from the Food Corporation of India. Why? Because when the grains procured, stocked, and released to the open markets, the traders will in turn release to the consumers, will tend to reduce or suppress the price in the domestic market in a way to help the consumers. Again, it's quite interesting to look at the quantity sold as a percentage of procurement in the last two columns. In the recent decade, the proportion of the quantity procured released to the open market has increased significantly. I think this is a really very bold move, which in the previous, the governments were hesitant to make. Even if they make it, and there is not much, take from the market players. But in the recent times, as you can see the statistics, that
there is significant outflow of the grains from the central pool to the markets, open markets, in order to control the prices. Now, all these operations, procurement, release under the open market sale, and also to the public distribution system to help the poor consumers to get for grains at the subsidized rate, will certainly help to control the real retail prices of at least these two commodities I'm showing here. Now, as you can see, although the nominal prices of rice and wheat has increased, but the real prices has come down. I think this is really a significant a trend to observe in the recent times, that the real price, which means the purchasing power, I mean the pocket of the the ordinary consumers is not hurt in terms of the fall in the real prices of these two commodities. I think that's so. Therefore, all these operations, procurement, release, and all that have some impact on the retail prices of these commodities, right? I also did some research. I'm not showing much of those details here. That we did compute what is called as unconditional price volatility. The price volatility hurts both the producers and also the consumers. But quite interestingly, I believe some of this decline in volatility can be attributed the government operations in terms of procurement, stocking, and release to the open market and public distribution system has helped to reduce the price volatility to the large extent. I think it's a really something cheer about, because it helps both producers as well as the consumers. Again, my own research also shows that the stocking or the stock holding and the release of the grains, just now I mentioned about the releasing the grains to open market and also PDS, have a cooling effect on the price spikes. Price spikes means abrupt or sudden movement of price, upward and downward movement of the price. But my own research shows that it has significant cooling effect on the price spikes. Often scholars also criticize the government why there is an import ban, why there is a restriction, why there is an imposition of minimum, the export prices and commodity. This will not help to reduce the price. But contrary to all these views, again, my own research shows that the export ban has really positive effect on the price spikes, which means when the government imposes the export ban, when the domestic prices go up, it helps to reduce the prices to large extent the domestic market. Therefore, in fact, I am of the view that supported by the research, that export ban, it's really helpful to control the domestic prices in the market. So therefore, these are some of the reflections, some thoughts. Although it's not properly organized, I thought I'll just share with this audience that there is a robust growth in India's agriculture sector, which has helped to improve the farmers' income at the aggregate level. And this growth has also benefited the consumers, making the food grains available to them at a cheaper price. I think this is what the conclusion that I will make. But notwithstanding, there are also some challenges. And if you would like to see that, all these positive trends just we have seen continues move in the same direction, and therefore the 3.7% growth or close to 4% growth we achieved, and this growth momentum is maintained. For that, there are some challenges. The challenges lie particularly in the field of natural resources. In specific, it's the land and water, and they are under severe strain. And in fact, we are putting too much stress on these two resources. And there is significant research evidence to show that the overuse of the groundwater has led to development of soil salinity, alkalinity, and water logging. So there are a number of studies. So they have shown this. There is overexploitation of the groundwater. There is also concern that
that the increased diversion of agricultural land towards a non-agricultural use will have a serious impact on food security, provided the output per unit of the land area increases considerably, which means the productivity rises much sharper, and therefore does not have any impact on the food security, but it has serious concerns. For instance, there are some states, I looked at it, the net sown area, which is the area actually cultivated, has shown a declining trend, which is not a good sign from the point of view of food security, and which means the fertile agricultural lands are going away towards non-agricultural uses. The problem is once the land is diverted towards non-agricultural uses, such as say residential buildings, industrial complexes, and that land cannot be retrieved, put into agricultural use, and therefore this is a serious concern. One has to pay attention towards it. And I don't know, you'll be surprised, there are studies which have shown that about 44% of our land area is already degraded. I hope let us pay some attention towards these two important natural resources, and land and water, conserve them in order to maintain a higher growth in agriculture sector, and also to ensure that a steady supply of food to our needy populations. So with this, I end, and again I thank the organizers for providing me an opportunity to share some of my thoughts over here. Thank you very much, sir, for your extensive informations that are changing the life of farmers in our country. You extensively share the schemes which are going on. Thank you, sir, very much. And with your speech, we can say the future of farming in India is very bright. Thank you, sir. Thank you. And certainly we will be taking care of the challenges which you mentioned here. So thank you very much, sir. And there are so many prominent academicians who have joined us today, like Professor R.C. Sarma ji is there. I welcome him. And there are so many professors who have joined today. So I am very grateful that they have joined this program. And moving ahead, I request Ankesh Bhati to introduce Kuldeep Upadhyay, our next speaker. Kuldeep Upadhyay is a research scholar at Department of Hindi, University of Delhi. He graduated from University of Allahabad and did his post-graduation at JNU. Many of his articles have been published in renowned magazines and many chapters in the books. Since he is an academician, research scholar, and greatly associated with the farmer's life, so we will be blessed to hear his mixture of experiences. I would like to invite Kuldeep Upadhyay sir to please come and bless us with your words. Thank you, अंकेश. सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रोफेसर पूनम कुमारी जी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, और कार्यक्रम अपनी सफलता के उच्च को प्राप्त करे, आदरणीय मैम को ऐसी शुभकामना प्रेषित करता हूं। आज इस आभासी मंच से जुड़े सभी साथियों, वरिष्ठ जनों का मैं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी अंकेश जी ने बताया परिचय में कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में पीएचडी कर रहा हूं, और मैं एक साधारण किसान परिवार से हूं। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं न सिर्फ एक किसान परिवार से हूं, वरन मेरे परिवार के आय का मुख्य स्रोत खेती किसानी है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि जब भी दिल्ली विश्वविद्यालय से मुझे घर जाना होता है, तो घर पर कुछ दिन रुकना होता है अगर, तो कृषि कार्य मेरे दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा होता है। तो इस मंच के माध्यम से कृषि से संबंधित मेरे जो अनुभव रहे हैं और विगत 10 वर्षों में जो बदलाव मैंने देखे हैं, उसे मैं कुछ तथ्य और अनुभूत सत्य के माध्यम से आप लोगों के समक्ष यहाँ रखने का प्रयास करूंगा। तो अभी हमारे बीच 2 विद्वज्जन उपस्थित थे, तो काफी बातें वो कर चुके, तो काफी बातें हो चुकी हैं। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक भी उपस्थित थे हमारे बीच। तो मैं वो बात रखूंगा जो एक किसान परिवार में पलने बढ़ने और प्रत्यक्ष रूप से खेती किसानी को देखने के कारण जो मेरा अनुभव रहा है और जो बदलाव रहे हैं, मैं उस पर कुछ बात रखूंगा, कुछ बात करूंगा। तो जो अगर कुछ मैं बड़े बदलाव की बात करूं, तो सबसे पहला जो बदलाव मुझे खेती किसानी में दिखा, मैं साधारणतः जैसे मैं
पूरे भारत को एक अवध प्रांत के प्रतिनिधि के रूप में अगर देखूं कि उत्तर प्रदेश का जो गंगा का तटीय मैदान है, जलोढ़ और दोमट मिट्टी के बीच जो मैदान है, उस पर कृषि कार्य में कितना बदलाव आया है, मैं उसको विशेष संदर्भ में रखते हुए कुछ समय उस पर बात करूंगा। फिर मैं भारतीय परिदृश्य में जो कृषि का बदलाव मैं अपने मित्रों के माध्यम से जाना हूं, समझाऊं, उस पर मैं बात रखूंगा। सबसे पहले मुझे जो देखने को मिला है कि वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये देखने को मिला है कि खेती के जो पुराने तकनीक है उसमें तो बदलाव आए हैं, तकनीक में तो परिवर्तन है, लेकिन तकनीक के साथ साथ तरीके में भी अब बदलाव दिखने को मिलता है हमको। जैसे अगर पहले बात करें तो जो सीमांत किसान थे, जिनके पास बहुत कम जमीन होती थी, खेत कम होते थे, 5 बीघे से कम होते थे, वो साधारणतः एक ही फसल उपजाती थे। लेकिन अब सीमांत किसान भी रोटेशन ऑफ क्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वो खेतों में फसलों की विविधता का प्रयोग करते हैं। गेहूं, धान, गन्ने के अतिरिक्त, नकदी फसलों के अतिरिक्त अरहर, तिलहन का भी वो कर रहे हैं उत्पादन, वो पिपरमिंट का भी उत्पादन कर रहे हैं। कई तरीके की फसलों का रोटेशन ऑफ क्रॉप्स का इस्तेमाल हो रहा है सीमांत किसानों द्वारा भी। इसमें सबसे प्रमुख कारण के रूप में अगर मैं देखूं कि इसका उत्तरदायित्व, इसका श्रेय अगर है तो केंद्र सरकार को जाता है निस्संदेह। मैं यहाँ पर 3 नीतियों का जिक्र करूंगा कि जो पुराने तरीके में बदलाव के पीछे केंद्र सरकार की जो मंशा रही है, जो नीतियां रही है, किस प्रकार से धरातल स्तर पर क्रियान्वित हुई है। जैसे एक मैं पहली योजना की बात करूं तो फसल बीमा योजना है। फसल बीमा योजना से जो किसानों के अंदर जो जोखिम रहता है कि अगर हम कुछ तिलहन जैसी फसलों का उत्पादन मैं करना चाहूंगा अगर, तो उसमें यदि जलवायु का साथ नहीं मिला, मौसम खराब हो गया तो फसलें नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए वो संवेदनशील फसलों के उत्पादन में अपने जोखिम को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इसलिए जब से ये फसल बीमा योजना जैसी योजना केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, तो इसमें ये हुआ है कि सीमांत किसान भी रोटेशन ऑफ क्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फसल बीमा योजना से फायदा हुआ है। दूसरी बात मैं करूं तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है, खाद सब्सिडी, और एक खाद सब्सिडी में एक नया प्रयोग 2014 के बाद देखने को मिलता है कि नीम लेपित यूरिया का। उससे पहले हम बात करते तो यूरिया का सामान्य प्रयोग होता था। नीम लेपित यूरिया एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया के रूप में आज किसानों के सम्मुख है, और किसानों के सम्मुख तो है ही, इससे सरकार भी निपटी है। जैसे अभी पिछले दिनों में एक आर्टिकल पढ़ा तो उसमें ये बताया गया कि नीम लेपित यूरिया के प्रयोग से पहले यूरिया को जो अधिकांश प्रयोग होता था वो सब्सिडाइज रूप में व्यापारी उसका यूज कर लेते थे, क्योंकि यूरिया का औद्योगिक रूप में प्रयोग भी बहुतायत में होने लगा था। जब से नीम कोटेड यूरिया का उपयोग हो रहा है, जो सब्सिडी किसानों के लिए उर्वरक में दी जा रही है, वही सब्सिडी आज वो औद्योगिक व्यापार में बड़े बड़े व्यापारी प्रयोग नहीं कर पा रहे। तो सबसे बड़ा फायदा ये भी हमको दिखने को मिलता है कि सब्सिडाइज जो खाद सब्सिडी है वो सीधे हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही है। और एक योजना है कुसुम सोलर पंप योजना, जिसमें सोलर पंप को इंस्टॉल किया गया है। मैं इन योजनाओं में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मैं बात किया हूँ, 2016 में ये बीमा लॉन्च की गई है। 2016-17 से अब तक 56 करोड़ किसान आवेदन इस बीमा योजना के अंतर्गत अपना आवेदन किए हैं, और किसानों के 1.5 लाख करोड़ रुपयों के दावों का अब तक भुगतान किया जा चुका है। तो एक प्रकार से अगर देखेंगे कि खराब मौसम और प्राकृतिक आपदा या कीटों रोगों के कारण जो फसलें नष्ट हो जाती थी, उसे अब किसान वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त कर रहा है। तो नई तकनीक को और नए तरीकों के इस्तेमाल करने में वो जोखिम उठा सकता है। फिर अगर हम दूसरा बड़ा बदलाव देखें तो गोबर की खाद का उपयोग अब बढ़ा है। जैसे सामान्य सी बात करें तो इसमें मुझे सबसे बड़ा एक अप्रत्यक्ष कारण दिखा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का, कि गोबर जो होता था पहले, पशुधन से जो भी गोबर मिलता था उसमें ज्यादातर उस गोबर का इस्तेमाल उपला बनाने में हो जाता था, क्योंकि पहले गांव में क्या होता था कि गैस सिलेंडर बहुत कम ही लोग यूज करते थे, लकड़ी और जो ये उपले थे इससे खाना बनता था। अब जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर सबको प्रोवाइड किया गया है, तो उससे उपले और लकड़ी, तो एक प्रकार से जो वन संसाधन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत वो भी संरक्षित हो रहे हैं, और गोबर का यूज अब उर्वरक के रूप में या जैविक खेती के रूप में उर्वरक के स्थान पर किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव, अगर देखें छोटा सा बदलाव बहुत बड़े बदलाव के रूप में हमारे सामने अब आएगा आगे। और तीसरा बड़ा बदलाव मुझे जो देखने को मिला है कि पहले किसानों के पास साख सुविधाओं का अभाव रहता था,
वो उनके पास इतनी जटिलता होती थी कि बैंक में वो अगर 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख रुपए तक लोन लेना होता है उनको, तो बैंक में जाते थे तो महीना से 1.5 महीना उनको केवल लोन लेने की प्रक्रिया में लग जाता था। तब तक उनके फसल की बुआई का जो समय होता था वो निकल जाता था। इसलिए वो बैंक में ना जाकर वो सीधे महाजनों से कर्ज लेते थे, जिसके कारण अगर उनकी फसल को मतलब आपदा के कारण या कुछ अगर फसल उनकी पर्याप्त मात्रा में नहीं उनका उत्पादन हो पाता था, तो फिर ऋणग्रस्त हो जाते थे और फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी महाजनों का जो शोषण होता था उनको सहना पड़ता था। लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो कृषि ऋण को बहुत सहज बना दी है। मैं इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण दूं कि जो किसानों को मिलने वाला ऋण है उस पे जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का है कि अगर आप लोन नहीं अदा कर पाते हैं तो बैंक्रप्सी कोड 2016 से किसान को मुक्त किया गया। अर्थात अगर वो तय समय सीमा में अपना ऋण नहीं अदा कर पाते तो भी जमानत के रूप में उनके खेत को या उनके संपत्ति को है। तो ये तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से किसानों में एक ऋण लेने की जो है वो बैंक से वो ऋण ले, महाजनों से ना लेते हुए, ताकि वो सीधे एक इस महाजनी सभ्यता के शोषण से प्रभावित ना हो सके। तो ये बहुत बड़ा है कि साख सुविधाओं का अभाव अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बैंक पर और सरकार की जो प्रक्रिया है केंद्र सरकार की, तरह तरह की जो सीमांत किसान हो चाहे बड़े किसान हो, उनको अब ऋण बहुत सुविधा से मुहैया हो पा रहा है गाँव में। तो इसके कारण अब निवेश जो है, कृषि में निवेश जो है वो सीमांत किसान, छोटे किसान, बड़े किसान सभी लोग पर्याप्त मात्रा में कर रहे हैं और उत्पादकता निस्संदेह से बढ़ रही है। और अब मैं बात करूं जो हम जैसे फसल जब उत्पादन करते हैं गांव में, मैं गांव की बात करूं, सीमांत किसान की बात करूं, तो प्राय क्या होता था कि पहले अगर उसके पास 1 एकड़ या 2 एकड़ से कम जमीन होती थी, खेत होते थे, तो जो उसकी फसल की उत्पादकता होती थी उसे वो मंडी में नहीं ले जा पाता था। उससे कई कारण होते थे, जैसे परिवहन का अभाव होता था या जो मंडी की जटिलता थी, एपीएमसी की जटिलताएं बहुत थी कि उसका भुगतान होने में उसको 2 साल से 5 साल तक का भी समय लग जाता था, बिचौलिए उसको परेशान करते थे। तो कई कारण थी और जो जटिलताएं थी इसके कारण, और सबसे बड़ा कारण तो ये भी कह सकते हो कि किसान के पास जो नजदीकी गोदाम है वो उतने अच्छे तरीके से बनाए नहीं गए थे। लेकिन अब वर्तमान समय में हम मतलब देख सकते हैं कि गांव-गांव तक जो एपीएमसी में सुधार किए गए हैं उससे कृषि के विपणन में मतलब जो किसान है वो अपने उत्पादन को बीज के साहूकार को नहीं बेचते हुए बल्कि वो सीधे मंडी जा रहा है और जिस दिन मंडी में बेचता है उसके अगले दिन उसके खाते में उसकी फसल के उत्पादन का जो प्राइस होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है डीबीटी के माध्यम से। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है कि अब जिसे इससे पहले क्या होता था कि अगर वो साहूकार को नहीं बेचेगा फसल, तो उससे क्या होता था कि उसको अपने जिस समय उसको पूंजी की आवश्यकता होती थी कि अगली फसल की बुआई करे, उस समय तक उसको नहीं मिल पाता था, जिससे अगली फसल प्रभावित होती थी। लेकिन अब केंद्र सरकार के एपीएमसी में सुधार के कारण और परिवहन व्यवस्था में बढ़िया सुधार हो गया, गोदामों की व्यवस्था कर दी गई है और जो जटिलताएं हैं वो कम कर दी गई हैं सीधे भुगतान के कारण। कृषि विपणन बहुत अच्छे तरीके से गांव-गांव तक सुधार के रूप में हमारे सामने आज उपस्थित है और किसान इससे बहुत लाभ उठा रहे हैं। और जो अब मैं सबसे बड़े परिवर्तन की बात करूं तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो हमारे सामने मेरा प्रत्यक्ष अनुभव रहा है उसमें ये है कि किसान की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। सबसे बड़ा कारण ये है कि आज किसान को राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। पहले होता था कि आज के 10 साल पहले अगर मैं बात करूं तो लोग किसान को मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी उतनी नहीं थी, लेकिन आज ये है कि किसान को अन्नदाता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनको एक राष्ट्रीय पहचान दी जा रही है कि नहीं, किसान हमारे अन्नदाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा है। और ये सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी गरिमा में तो वृद्धि कर रहा है, साथ ही साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। और इस सामाजिक आर्थिक स्थिति के सुधार में केंद्र सरकार की बहुत बड़ी भूमिका नजर आती है। जैसे अभी मैं अपने गांव में या कुछ मित्रों से मैं बात किया कि अगर आपको केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं का नाम लेना पड़े जो सीधे किसान को प्रभावित कर रही हैं, तो अभी हमारे सर भी उन दोनों योजनाओं का जिक्र कर चुकी है। एक है किसान सम्मान निधि योजना और किसान सम्मान निधि योजना, किसान मान सम्मान निधि योजना, 2 योजनाएं करके हैं। तो ये इन दोनों योजनाओं से बहुत बड़े बदलाव जो देखने को हमको मिले हैं। और ये योजनाएं, जैसे अगर हम किसान सम्मान निधि की बात करें तो किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए मिल रहे हैं वार्षिक, 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए। तो ये 6,000 रुपए एक सीमांत किसान के लिए बहुत होते हैं। उस 6,000 रुपए में वो अगली बुआई कर सकता है। वो मतलब अगर वो कहीं छोटा मोटा ऋण लिया है
वो भी उसको अदा कर सकता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति तो इससे बेहतर हुई है, निस्संदेह है। और दूसरी बात जो हमको देखनी, किसान मानधन योजना इस 2019 में प्रारंभ की गई है। इससे अब तक 24 लाख किसान जुड़ चुके हैं, जबकि ये योजना 60 वर्ष से ऊपर वाले किसान के लिए, किसान मानधन योजना जो है वो 60 वर्ष से ऊपर के जो किसान हैं उनको दिया जा रहा है प्रतिवर्ष 3,000 रुपए करके। और किसान सम्मान निधि योजना जो है वो सारे किसानों को दिया जा रहा है। अभी तक ये था कि सारे किसानों को ये इस योजना का लाभ मिल रहा था कि 6,000 रुपए वार्षिक, लेकिन अब ये कर दिया गया कि सीमांत जो किसान है, जिनके पास 5 एकड़ 24-25 बीघे से कम जमीन है, उनको 6,000 रुपए वार्षिक दिया जाएगा। तो ये सारी योजनाएं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि कर रही है। और सोलर पंप योजना है कि किसान को अब टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए उनको इरिगेशन सिस्टम, अच्छे इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। उस पर सरकार सब्सिडी दे रही है कि अगर आप योजनाओं के अंतर्गत सोलर पंप ले रहे हैं तो आपको 50 से 60% तक का सब्सिडी मिलता है उस पे। तो ये बहुत ही मतलब एक कारगर योजना भी कह सकते हैं इसको। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के साथ साथ अगर मैं अब वैश्विक परिदृश्य में बात करूं तो अभी सबसे बड़ा जो मुझको देखने को मिला वो ये है कि 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है। कि 2023 को संयुक्त राष्ट्र सभा घोषित किया है कि ये मोटे अन्न का वर्ष घोषित किया जाएगा और इसको हम प्रमोट करेंगे समस्त विश्व में। वैश्विक पहल है ये। और इस पहल में एक आंकड़ा आया है कि मोटे अन्न के उत्पादन में भारत आज शीर्ष पर है। भारत शीर्ष पर है और इसको शीर्ष पर बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी लहरी बाई को मिलेट्स के उत्पादन और संरक्षण के लिए उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो 44 प्रकार के मोटे अन्न का जो बीज होता है उसको संरक्षित की है और उसको प्रमोट कर रही है। तो सरकार इन ऐसे प्रयासों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है और दिखा रही है कि मैं शीर्ष पर हूँ। और दूसरी अगर बात मैं करूँ तो जैसे मसाला का उत्पादन है, दलहन का उत्पादन है, जूट दुग्ध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। चावल, गेहूं, मूंगफली, सब्जी, चाय चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। गन्ना उत्पादन में भारत जो है वो ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर है। फल में आम, केला, अनार, आंवला के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। तो जाहिर सी बात है कि जो देश का शीर्ष नेतृत्व है आज किसान को प्रोत्साहित कर रहा है और किसान के माध्यम से जो कृषि व्यवस्था में सुधार देखने को मिले हैं वो बहुत ही आमूलचूल सुधार अब आ रहे हैं। कृषि की उत्पादकता बढ़ी है, निसंदेह बढ़ी है। अभी कोविड-19 महामारी में भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी के जितने भी क्षेत्र रहे हैं वो सभी गिरावट दर्ज किए थे, लेकिन कृषि व्यवस्था ऐसी थी कि जो 3.4% की वृद्धि कोविड होने के बावजूद वो दर्ज की है। और अगर हम बात करें कि जो जनगणना की, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखते हैं कि 60% से अधिक आबादी कृषि और उससे संबंधित कार्यों पर आश्रित थी। अब क्या है कि जो कृषि है उसकी उत्पादकता तो बढ़ रही है लेकिन कृषि पर आश्रित आबादी कम हो रही है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो आज तकनीक है कि पहले 5 बीघे की खेती के लिए घर के परिवार के 2-3 सदस्यों को रहना पड़ता था। आज एक है वो ट्रैक्टर के माध्यम से या अन्य इरिगेशन सिस्टम जो बढ़िया हो गया है उसके माध्यम से वो अकेला ही 5 से 10 बीघे या 100 बीघे की खेती करने के लिए वो पर्याप्त है। तो इससे एक तकनीक के माध्यम से और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रोत्साहन के माध्यम से जो कृषि पर जो आबादी का बढ़ता दबाव वो कम हो रहा है, जिससे एक आबादी जो है वो मानव संसाधन जो है वो दूसरे क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र हो चाहे विनिर्माण क्षेत्र हो, उस ओर अग्रसर हो रहा है। तो इससे क्या है कि उत्पादकता तो बढ़ रही है लेकिन हमारे साथ साथ दूसरा क्षेत्र भी मजबूत हो रहा है। तो इन सब कारणों को अगर देखा जाए तो आज एक कृषि व्यवस्था जो है भारत में वैश्विक परिदृश्य पर वो अपना छाप छोड़ रही है। क्योंकि पहले ये माना जाता था कि भारत के पास क्षेत्रफल की दृष्टि से और उर्वरता की दृष्टि से जमीन तो बहुत अधिक है लेकिन उसकी उत्पादकता इतनी कम थी कि भारत अपनी आबादी मतलब अपने यहाँ के लोगों का भी पेट पालने में असमर्थ था। लेकिन आज ये है कि आज जो कई क्षेत्र में मतलब या ऐसे कहें कई अनाजों में वो निर्यातकों में प्रथम स्थान पर, भारत यहाँ तक कि कपास निर्यात में भी पहले स्थान पर है। तो ये सारी चीजें हैं कि आज निस्संदेह कृषि व्यवस्था में बहुत अच्छे सुधार देखने को मिल रहे हैं और कई ऐसे सुधार हैं जो केंद्र सरकार अभी शुरू किए हैं हाल ही फिलहाल में। 5 से 10 वर्षों में उसका बहुत अच्छा सुधार हमको आगे देखने को मिल रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कुछ जो 10 निर्देश आए हैं हम भारतवासियों के प्रति आग्रह हैं, मैं उसको यहाँ साझा करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करूंगा कि वो जो 10 आग्रह हैं उसको अगर हम अपनाते हैं अपने जीवन में
तो एक व्यक्ति के अपनाने से पूरा राष्ट्र उससे समृद्ध होगा। तो मैं उसको यहाँ पर स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं उसको यहाँ रखना चाहूंगा। हाँ जी, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो देशवासियों से 9 आग्रह हैं, उसमें पहला आग्रह आता है कि हम सभी पानी की हर बूंद बचाएं, गांव-गांव को डिजिटल बनाएं, गांव शहर मोहल्ले को स्वच्छ बनाएं, लोकल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स प्रमोट करें, पहले अपने देश को घूमें, फिर बाद में दूसरे देश को घूमें, डेस्टिनेशन वेडिंग जो है वो अपने ही देश में प्लान करें, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, किसानों को जागरूक करें उसके प्रति, मिलेट फ्री अन्न को अपने जीवन में शामिल करें, योग स्पोर्ट्स को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं, एक गरीब परिवार का संबल बने। जो जाहिर सी बात है कि ये जो आग्रह हैं, इन आग्रह से भारत मजबूत होगा और आगामी 2 से 5 वर्षों में, जैसा कि सभी को पता भी होगा, कि भारत विश्व पटल पर तृतीय अर्थव्यवस्था बनने वाला है और 2047 तक भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो इस सब में किसानों के साथ सभी नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संचालित योजनाएं हैं उससे निस्संदेह भारत श्रेष्ठ बनेगा। तो मैं यही अपनी बात अपनी बात यही समाप्त करता हूँ और मेरे जो अनुभव रहे हैं मैं उनको बहुत संक्षिप्त रूप से रखा हूँ और निस्संदेह जो योजनाएं हैं वो फलीभूत हो रही है। एक जो किसान है, सीमांत किसान है, वो ज्यादा लाभान्वित हो रहा है, उसको लाभान्वित होना भी चाहिए, क्योंकि जो एक अंतराल आ गया है, हरित क्रांति से हमको एक अंतराल देखने को मिलता है कि जो सीमांत किसान के बीच और बड़े किसानों का बहुत भारी अंतराल है। हरियाणा पंजाब का जो क्षेत्र है वो कृषि उत्पादकता में आज विकसित देशों की बराबरी कर रहे हैं, जबकि वही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के क्षेत्र जो है वो उर्वरता और उत्पादकता में पीछे हैं। तो उनको प्रोत्साहन करने के लिए छोटे जोत हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या दक्षिण भारत में जोत का आकार छोटा है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सीमांत कृषकों को प्रोत्साहित करना हो। तो कई योजनाएं हैं जो सीधे सीमांत कृषकों को प्रभावित कर रही हैं और एक अच्छा और दूरगामी प्रभाव आज देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ मुझे ये मंच मिला, इसके लिए मैं आप आदरणीय पूनम मैम के प्रति आभार प्रकट करता हूं और इस मंच, आभासी मंच से आप सभी लोग जुड़े, आप सभी विद्वजनों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। आपसे यही अनुरोध था कि प्रत्यक्ष अनुभव जिन लोगों को प्राप्त है, जो लोग किसानी जीवन से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, उनका क्या अनुभव है। जो योजनाएं पिछले 9.5 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा लाई गई किसानों के हित में, कृषि के लिए, उससे आम किसान को कितना लाभ हुआ है, उसका बहुत अच्छा उदाहरण के साथ कुलदीप जी आपने शेयर किया अपने व्यक्तिगत अनुभवों को। आपने यह भी बताया कि आपका परिवार, आपके परिवार का मुख्य आपके परिवार के आय का मुख्य स्रोत कृषि है और आपने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया। बहुत धन्यवाद। पहले 2 स्पीकर्स ने योजनाओं को बहुत विस्तार से बताया था कि किस तरह से योजनाएं लागू हुई हैं और उसका लाभ मिला है, लेकिन प्रैक्टिकल लाभ किस तरह से प्राप्त हुआ है इसे आपने साझा किया। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे पास 2 नंबर है। शिवानी जी लगातार स्क्रीन पर एक नंबर शेयर कर रही हैं कि आप लोग अपने प्रश्न इस नंबर पर भेजें। मैं एक बार पुनः दोहराती हूँ, 9990380573। इस नंबर पर आप अपना जो भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं किसी भी स्पीकर से। एक बार पुनः दोहराती हूँ, 9990380573। एक और नंबर है जो आप लिख सकते हैं, 9889766797। इस नंबर पर भी आप अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा भेज सकते हैं। स्क्रीन पर शिवानी जी ने इस दूसरे नंबर को भी शेयर किया है। अब ये दोनों ही नंबर आप सबके सामने हैं। कुछ प्रश्न मेरे पास आए हैं, मैं इन प्रश्नों को सामने रखती हूँ। आज की परिचर्चा बहुत ही समृद्ध रही, बहुत ज्यादा हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ कृषि से संबंधित जो भी बात है। और एक बात की नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आर फार्मर्स आर द अन्नदाताज।
When our farmers prosper, India will prosper. अभी बात हुई थी कि किसानों को सम्मान देने की, सामाजिक सम्मान उन्हें प्राप्त हो रहा है। जाहिर है कि जब शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये बातें आती हैं तो गौरव कई गुना बढ़ जाता है, सम्मान कई गुना बढ़ जाता है, और यही बात हम किसानों के संदर्भ में देख रहे हैं। एक प्रश्न है, पहला प्रश्न जो है वो मैंने नोट किया है, इसमें से कई प्रश्न आ चुके हैं, पहला प्रश्न लाल जी, डॉक्टर लाल से है। यह प्रश्न पूछा गया है कि बिहार कृषि में इतना पीछे क्यों है जबकि वहां की जमीन उपजाऊ है। हेमचंद लाल जी, अगर आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर लाल जी, तो ये प्रश्न आपके लिए है, अगर आप इसका उत्तर दे पाए। ऐसा है कि किसान भाई, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है जिसमें कि बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल और सिस्टर स्टेट्स आते हैं, यहाँ पे जो है थोड़ा सा कृषि पिछड़ा है। उसके कुछ कारण भी हैं और धीरे धीरे ये क्षेत्र जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए ब्रिंगिंग सेकेंड रिवॉल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया एक प्रोजेक्ट भी था सरकार की ओर से, और उसमें मोमेंटम आया है। और आप देखेंगे कि अगले 10 साल में ये क्षेत्र जो है ये भी आपको वैसा ही रिजल्ट देगा। जैसे बिहार की कुछ समस्या भी हैं कि यहाँ जो है अधिकतर फसलें जो है बाढ़ से आक्रांत हो जाती हैं। तो बाढ़ में जो नेपाल से जो पानी का बहाव जो छूटता है जून जुलाई में, वो पानी का जो नीति है उस पे अभी सकारात्मक पहल मोदी जी ने करना शुरू किया है। जैसे ही वो हो जाता है तो फिर ये प्रदेश जो है वो उपजाऊ क्षेत्र तो है ही। आपने पहले भी अन्य वक्ताओं से सुना कि ये गंगा द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना जो है सो ये मैदान है, और गंगा और उसकी सहायक नदियां इस यहाँ के फसलों को बहुत हरी भरी हर एक साल करते हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वही है कि बाढ़ जो है वो बना बनाया फसल को जो ले जाता है, इससे भी बहुत एरिया जो बिहार के हैं उससे प्रभावित हैं। इसके कारण दूसरा है कि जो सीड रिप्लेसमेंट रेशियो, जो भी किस्म है जो उनका जो नई नई किस्में हैं उनका उपयोग 10 साल के अंदर किया जाना है, पुरानी किस्मों को हमें छोड़ना होगा। तो उस सीड रिप्लेसमेंट रेशियो में हमारा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो थोड़ा अभी कम पड़ रहा है, उसमें रिप्लेसमेंट रेशियो कम है। उसके बाद जो आप चर्चा कर रहे थे ना कि पंजाब और हरियाणा, वहाँ पर जो है आपको खाद जो है जिसको फर्टिलाइजर का जो है रेट जो है, वहां से आप बिहार की तुलना करिएगा तो बहुत कम है। बिहार या पूर्वोत्तर प्रदेशों की तुलना करिएगा बहुत कम है। तो अब जो अभी जो सरकार ने जो सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किया, इसके तहत जो अब हेल्थ कार्ड बेसिस पे जो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन हो रहा है उसमें आप गोबर खाद डाल रहे हैं, माने सूक्ष्म जीव की भी संख्या बढ़ा रहे हैं। तो इसके परिणाम दूरगामी होंगे, लेकिन थोड़ा सा समय चाहिए। तो हम समझते हैं कि अगला 10 साल में ये क्षेत्र जो है हमारा वो आपको ये प्रश्न सुनने के लिए नहीं देगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर लाल जी। एक प्रश्न कुलदीप जी से है कि आज बहुत से किसान बैंक ऋण को लेकर जागरूक नहीं है, ऐसे में क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जैसे जो किसान संगठन बनाए गए हैं, एफपीओ है और सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो एक जागरूकता का अभियान चला रहा है कि आपको अगर बैंक से लोन लेना है, जो आपका निकटवर्ती बैंक है उसके कृषि ऋण और उसकी जो साख सृजन क्षमता है उससे परिचित करवा रहे हैं। तो ये अभी हाल फिलहाल में देखा गया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और एफपीओ जो हैं वो कार्य कर रहे हैं और जागरूकता फैल रही है। तो इसमें यही है कि
जैसे किसान परिवार में कोई सदस्य अगर पढ़ा लिखा है तो व्यक्तिगत प्रयास भी ये कर सकता है कि डिजिटल और ऑनलाइन उस पर सर्च करते हैं और उस पर पूरा है कि सरकार किन फसलों पे कैसा कैसा ऋण मुहैया करवा पा रही हो। तो और ये है कि थोड़ा सा वित्तीय साक्षरता, किसानों को जागरूक करना पड़ेगा। वित्तीय साक्षरता और किसानों में वित्तीय साक्षरता से किसानों को समृद्ध करना, ये एक चुनौती है भारत में। तो इससे सरकार इस पर काम कर रही है अभी, और सेल्फ हेल्प ग्रुप और एफपीओ जो है इस पे काम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहती हूँ कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिन लोगों को सुविधाओं का लाभ, सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को बताया जा रहा है कि क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। और इसके तहत 6000 गांवों में लोग पहुंच रहे हैं लोगों से बातचीत करने के लिए, और किस तरह से उनके जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है या आना चाहिए, ये देखने के लिए तो एक अभियान या मुहिम चल रहा है कि सबको सरकारी सुविधाओं का जो लाभ है वो निश्चित रूप से सब तक पहुंचे। एक दूसरा प्रश्न इज टू इल्लुमलाई जी, डॉक्टर इल्लुमलाई कन्नन जी, that why youths do not want to opt farming as their profession. In the recent times, if you look at the median age of the farmers, this comes from the National Statistical Surveys. I'm sorry, because I'm driven by the data numbers, therefore, so don't feel bored that I'm using numbers. It's fine, sir. Yeah. So the median age is 45 years, which means 45 years is the median age of the farmers, right? The young generations do not want to do agriculture for various reasons. One is the ambitions that they have, the young generation, aspirations. They are quite different from the previous generations, what one would have seen 30, 40 years ago. The aspiration is to migrate from the rural areas to urban areas. Even they want to work in low paid, unskilled sectors in urban areas, which pays them much lower than what they would have earned even working in farm. So it is, is this something going to be a problem in the future unless this particular, the aspect is not taken care in terms of providing training to them, educating them the importance of agriculture, making agriculture remunerative. Now, one of the reasons, apart from the high level of aspirations and ambitions to move out of rural areas to urban areas, what's also important is to make agriculture remunerative, because the markets, unlike in any other commodities, are highly volatile for agriculture, for agricultural goods. And therefore, there is high level of uncertainty, not only from the markets and also from weather, right? Therefore, the current generations or the young people or the youth do not want to take a risk unless they see that and there is some kind of cope-up mechanisms to cushion them. And so, as I said, the median age is 45. Maybe next 5 years or so, the age will increase. But if you want to adapt new technologies to increase the productions, I think it's important that we need to bring somehow encourage the young generation or youth to increasingly participate in the farming activities. For that, the remunerative agriculture is very important. I think that's happening. I hope in the coming years, and I think that there will be a kind of a reverse trend that people from urban areas moving back to the rural areas start doing agriculture. I think that time may come. Maybe it's some time. Maybe it's 5 years or 7 years down time. I think the trend may reverse in future. I'm of that strong view that the trend will reverse.
Thank you, sir. So again, another question for you. Like, when could our farmers' income reach to the recommendations of the Swaminathan Committee report? It's really difficult to answer. Now, M.S. Swaminathan's recommendation is 50% over and above the full cost, which is cost C2. The cost C2 is the basis on which the minimum support price is fixed. So the recommendation is to keep 50% over and above, and the central government has actually accepted the Swaminathan's committee recommendation, and they are implementing it. Now, to when or what measures to be taken in order to ensure that the farm income reaches in the recommended level? It's again, there are a lot of initiatives needs to be taken. Like, I was part of the doubling of farmers income committee, where Dr. Ashok Dalwai, the additional chief secretary, was the chairman of the committee. So we did all estimates under different scenarios. So at the most, it can increase by 68%, right? Doubling can take place, but that can take place only through productivity, rise in productivity. So why to keep a Swaminathan's committee recommendation as a benchmark? Even we can think of much higher than the level recommended by the Swaminathan committee. But only way through is a rise in productivity. Right, improvement, bringing new knowledge, new technology into the agriculture. Although there are some concerns, right, in terms of the current technology reaching a saturation point, but there are ways. There are scientists who are working on it. So only way is through increase in yield, that is the productivity, rise in productivity, better prices will certainly help the farmers to reach higher income, to reap higher income from their production. Thank you, sir. Thank you. This question was asked by Alok from BHU, and another question goes to Kuldeep जी कि ये प्रश्न है कि पंजाब और हरियाणा में, मध्य प्रदेश में खेती की स्थिति बहुत अच्छी है, वहां लोगों का गुजर बसर खेती से चल जाता है, लेकिन यही बात हम उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों के संदर्भ में नहीं कह सकते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे बड़ा इसका कारण ये है कि हरियाणा पंजाब में जो खेत का आकार है वो बड़े जोत के हैं, और यूपी और बिहार में जोत का आकार छोटा है, सीमांत किसान है। तो अगर आज की खेती की मैं बात करूं तो उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार का जो किसान है, सीमांत किसान है, जिसके पास 5 बीघे से कम जमीन है, उसको वैज्ञानिक और तकनीकी कृषि करने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है। अधिकांश खेत के जो आकार हैं यूपी और बिहार में, अगर एक आंकड़ा का अनुसार देखा जाए तो 70 से 75% किसान ऐसे हैं जिनके पास 5 बीघे से भी कम जमीन है। तो वहां जो रोटेशन ऑफ क्रॉप्स है वो हो नहीं पाता। दूसरी चीज ये है कि जोत का आकार कम है तो वैज्ञानिक तकनीक जो है उसका प्रयोग भी यथोचित ढंग से नहीं कर पाते हैं किसान। और जो सबसे बड़ा कारण ये देखने को मिलता है कि आबादी का एक बहुत बड़ी आबादी कृषि पर आश्रित है। बिहार और उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रफल देखा जाए, क्षेत्रफल और कृषि आबादी देखा जाए, तो कृषि आबादी बहुत ज्यादा आश्रित है छोटे से उर्वर भाग पे। तो इस कारण से जो प्रति व्यक्ति कृषि आय है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में कम है। दूसरी चीज है कि हरित क्रांति का जो प्रभाव है, वो हरित क्रांति का प्रभाव स्पष्ट रूप से हमको देखने को मिलता है हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में, पश्चिमी यूपी में भी दिखाई पड़ता है। लेकिन वहीं अगर यूपी के पूर्वांचल की बात करें या बिहार की बात करें तो वहां पर हरित क्रांति उतनी ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाई थी। इसके कई कारण थे। इससे सबसे बड़ा कारण यही जो जोत का आकार है वो था उस पे। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था जो सर बता चुके हैं कि बिहार में कोसी नदी का है, बाढ़ के कारण इरिगेशन सिस्टम जो है, बुंदेलखंड अगर यूपी में ले लो तो वहां पर सिंचाई व्यवस्था पूर्ण तरीके से ठप है। अब वहां पर बांध बन रहे हैं तो उससे अब थोड़ा सा इरिगेशन सिस्टम मजबूत होगा। दूसरी बात है कि जो हरियाणा और पंजाब के जो किसान थे, समृद्ध किसान थे, उनके पास जो एग्रीकल्चर इनपुट था वो अधिक था।
तो उर्वरकों को अधिक से अधिक प्रयोग करके उत्पादकता को बढ़ाएं, जिससे हरियाणा पंजाब में आज ये है कि एक सीमित उत्पादकता हमारे सामने है कि उससे अधिक उत्पादकता आज एक चुनौती बन गई है। लेकिन वहीं यूपी बिहार में अभी भी उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। एक बीघे में यूपी और बिहार के अगर मैं उदाहरण देकर कहूँ तो एक बीघे में यूपी और बिहार जो गेहूं की उत्पादकता है पहले थी 1.5 से 2 कुंटल, अब वही बढ़ के 3 से 4 हो रही है। पंजाब में वो पहले से ही 5 कुंटल तक पहुंच गई थी। अब धीरे धीरे यूपी बिहार में भी उत्पादकता बढ़ रही है। जैविक खेती का प्रयोग हो चाहे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो, अब 5 से 6 कुंटल बीघे यहाँ भी आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब कृषि में निवेश जो होगा सरकार का वो अधिक होगा और वित्तीय साक्षरता बढ़ेगी, चाहे लोन लेने में हो चाहे उर्वरक प्रयोग करने में, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान भी इससे लाभान्वित होंगे और यहाँ की उत्पादकता भी बढ़ेगी। धन्यवाद कुलदीप जी। अगला प्रश्न भी आपसे ही है। सौरभ हखौरी जी का ये प्रश्न है कि एमएसएमई एमएसपी तय करने में आखिर दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, जो एमएसपी तय करने में दिक्कत अब आप ऐसे ही ले सकते हैं, बहुत मतलब उत्तर बहुत लंबा एक खिंच जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो तीन कृषि कानून आए थे, 3 कृषि कानून में जो सबसे बड़ा विरोध हुआ है वो किसानों द्वारा हुआ है। और किसानों की सामाजिक प्रतिष्ठा और उनकी गरिमा के मद्देनजर तीनों कृषि कानून के दूरदर्शी परिणाम बहुत अच्छे होते। जो कृषि वैज्ञानिक थे उनसे अगर राय मशवरा लिया जाए तो कृषि कानून जो तीनों हटाए गए हैं उनसे आने वाले कृषि व्यवस्था में भारत में आमूलचूल परिवर्तन होते, लेकिन उसको हटाना पड़ा। तो इसमें सबसे बड़ा कारण था कि जो बड़े किसान थे, बड़े किसान के जो मतलब उनके परिवार के कई सदस्य ऐसे होते थे जो खेती से इतर होकर वो मंडियों में कार्य करते थे बिचौलिए के रूप में। बिचौलिया जो होता था कृषि मंडी में या एपीएमसी में, वो भी किसान परिवार का सदस्य होता था। तो एपीएमसी, जो आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी और एपीएमसी में यही आ रहा है कि इसको तय करने में और ये कानून लागू करने से बिचौलियों की भूमिका बहुत सीमित हो जाती, जिससे एक किसान के जो परिवार की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी होती कि जो बेरोजगार हो जाती। तो एक तत्क्षण कारण दिखाई पड़ता, तत्क्षण प्रभाव है कि नहीं, बिचौलियों का थोड़ा सा इसमें भूमिका है कि कम होगी, थोड़ी बेरोजगारी बढ़ेगी कानून एमएसपी तय करने से। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम ये है कि इससे कृषि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होंगे। तो यही विवाद का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन अभी जो कृषि कानून है उस पर एक पूरा बहस छिड़ी हुई है और इसको दूसरे रूप में रिफॉर्म करके लागू किया जाएगा। एमएसपी भी तय उसी आधार पर हो रही है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। और भी मुझे लगता है कि सारे जो कुछ प्रश्न आए हैं वो सारे प्रश्नों का उत्तर किसी न किसी रूप में दिया जा चुका है। इसलिए जो भी आपके प्रश्न हैं वो हम लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, उन तक पहुंचा देंगे। वैसे मुझे लगता है कि सारे प्रश्नों के उत्तर लगभग दिए जा चुके हैं। और आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। मैं देख पा रही हूँ कि बीएचयू से, डीयू से, जेएनयू से और सारे इंस्टीट्यूशन से शोधार्थी काफी जुड़े हुए हैं। पुष्पिता जी हैं, निक्की मिल हैं, नरेंद्र तिवारी हैं, मुकेश जी हैं, मुकेश सिन्हा जी हैं, कृष्णन कुमार त्रिपाठी जी हैं, कौशलेंद्र जी हैं, कौशलेंद्र पांडे हैं, सबको, मंजू कुमारी हैं, सबको, जितने भी प्रोफेसर्स जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, सबको हृदय से आभार। हम लोग आभारी हैं कि आप लोग का जुड़कर कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। आपकी सहभागिता ही कार्यक्रम को सफल बनाती है। अंत में मैं डॉक्टर शिवानी सक्सेना से अनुरोध करती हूँ कि धन्यवाद ज्ञापित करके कार्यक्रम को उसकी परिणति तक पहुंचाएं। धन्यवाद मैम। 2024 विकसित भारत की ओर की ये तीसरी श्रृंखला कृषि सुधार, किसानों पर उनका प्रभाव और परिणाम को आज हमने बड़े ही गहनता से समझा और बहुत ही विस्तार से हमारे वक्ताओं ने श्रोताओं तक अपनी बात को पहुंचाया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस कड़ी को या इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा की सज्जा प्रोफेसर पूनम कुमारी मैम द्वारा हुई और उन्हीं के माध्यम से आज हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है कि हम अपने विचारों को रख सकते हैं और इस मुद्दे पर हम चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद मैम।
एक संयोजक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद हमारे प्रथम वक्ता डॉक्टर एच.सी. लाल का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत ही विस्तार से उन्होंने कृषि नीतियों को समझाया और बताया कि कैसे हरित क्रांति से शुरुआत होती है। 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति तो बनी, लेकिन शायद वहां पर किसान केवल अपनी जीवन यापन तक ही सीमित था। और 2014 के बाद जब मोदी सरकार आती है तो निश्चित ही कई ऐसी नीतियां बनी जिसने किसान को परिपक्व बनाया, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात उन्होंने की, किसान की आय कैसे दुगनी हो इस पर उन्होंने चर्चा की, कैसे लागत में कमी आए, किसान को उनका उचित मूल्य मिले। इन सभी प्रश्नों पर, इन सभी मुद्दों पर उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने वक्तव्य को हम सभी के साथ साझा किया। सर, आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे जेएनयू के प्रोमिनेंट प्रोफेसर इलुमलाई जी हमारे दूसरे वक्ता के रूप में रहे। सर ने न केवल नीतियों को बताया, बल्कि उनकी भविष्य में किस तरीके से उनकी परिणति हो, एक स्लाइड्स के माध्यम से उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से उन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन और क्रियान्वयन, इन दोनों पक्षों को हम सबके समक्ष रखा कि कैसे एग्रीकल्चर पॉलिसीज के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। साथ ही जो पॉलिसीज मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसके लाभ क्या है, उससे किस तरीके से हमारी एनुअल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ में बढ़ावा हो रहा है, चाहे कोविड के समय में कैसे जन जन तक भोजन की प्राप्ति की बात की जाए, या कैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाया जाए, कैसे किसान की हाउस होल्ड इनकम बढ़ी है, कैसे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में किस तरीके से किसान आगे काम कर सकता है और किस तरीके से ये योजनाएं उसके क्रियान्वयन को बढ़ा रही हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। निश्चित ही आपका वक्तव्य हम सभी के लिए बहुत ही लाभान्वित रहा है। इसके बाद हमारे वक्ता के रूप में कुलदीप जी रहे, जिन्होंने अपने प्रत्यक्ष अनुभव को हम सबके समक्ष साझा किया। एक किसान के पुत्र होने के नाते जो चुनौतियां उन्होंने शायद अपने परिवार में देखी हैं, या किस तरीके से एक साधारण किसान का परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है और उसमें किस तरह से बदलाव आए हैं, उसको हम सबके समक्ष साझा करने के लिए कुलदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आप पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित हैं और वहां का जो कृषि का स्तर है वो किस तरह से बदला है, क्योंकि निश्चित ही हम हरित क्रांति की बात करते हैं या जब भी हम किसानी की बात करते हैं तो हरियाणा, पंजाब तो निश्चित रूप से हमें समृद्ध दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चूंकि आप पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है और वहां पे कैसे सीमांत किसान की फसलों में किस तरह बढ़ोतरी हुई, किस तरह परिवर्तन आया, किस तरह उर्वरक में सब्सिडी मोदी सरकार द्वारा मिलने शुरू हुई, प्राकृतिक आपदा में जो फसलें नष्ट हो जाती थी कैसे आज बीमा के माध्यम से उन्हें संभाला और संभाला जा रहा है। उज्ज्वला योजना जैसी योजना को आपने निश्चित रूप से बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया कि गैस मिलने पर कहीं ना कहीं उपले और वृक्ष जो आज हम बचा पा रहे हैं, लोन किस तरीके से मोदी सरकार ने आज सरल कर दिया। ये निश्चित ही ऐसे अनुभव थे जिनको आपने हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे वक्तागण, हमारे श्रोतागण को, जिसमें कई जेएनयू, बीएचयू, इलाहाबाद से हमारे श्रोतागण जुड़े हैं, जिसमें प्रोफेसर एस.सी. शर्मा सर, डॉक्टर उमेश सिंह, डॉक्टर शिवानी झा, डॉक्टर सैफी अयूब, और साथ ही न्यू इंडिया जंक्शन का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जहां हम अपनी विचार चर्चा को आगे बढ़ा सके। हमारी कोर टीम जिसमें सौरभ सर, संजीव निश्चल सर, अंकेश, जिन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से हमारे वक्ताओं का चर्चा हम सबके समक्ष रखी, कुलदीप जी, धीरज, इन सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शिवानी। अंत में शांति मंत्र के साथ, जैसा कि हम करते आए हैं, इस कार्यक्रम को परिणति की ओर ले जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका बहुत आभार, धन्यवाद।